ओके, अब 10 मिनट हो चुके हैं। 8 बज के 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। जो आता रहेगा हम ज्वाइन करते रहेंगे, करवाते रहेंगे उनको। सब तो अपना माइक ऑफ रखना, अगर जरूरत होगी तभी ऑन करना उसको। बाकी इस सेशन के अंदर डाउट मत पूछना, अपने डाउट लिखते रहना अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो। 12 बजे तुम्हारा एक और सेशन होगा, 15-20 मिनट का। उसके अंदर अपने डाउट्स पूछ लेना आप लोग। तो यहाँ पर सिर्फ अपने डाउट्स लिखने हैं, यहाँ पर एक फ्लो में चलती रहेगी क्लास। और देखते रहना, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा पीपीटी प्रेजेंटेशन, वो पीपीटी प्रेजेंटेशन को मैं बाद में तुम्हारे ग्रुप में भी भेज दूंगा, ताकि तुम लोग उसको बेनिफिट मिल जाए तुम्हें उससे कभी। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए अपने माइक ऑफ रखना। अगर कोई बहुत जरूरी हो तभी ऑन करना, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो। वरना डाउट सारे हम 12 बजे क्लियर करेंगे। ठीक है। मयंक मयंक ने ऑन रखा हुआ अपना माइक। अच्छा, इसके पास माइक ही नहीं है। भाई, जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उसके लिए फिर से इस इन्फॉर्मेशन है, अपनी डिटेल, नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर इस फॉर्मेट में चैट बॉक्स में डाल दो। नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर, ये इस फॉर्मेट में चैट बॉक्स में डाल दोगे तो तुम्हारी अटेंडेंस हो जाएगी। ओके बेटे, 12th क्लास में तुम्हारा सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है। और फर्स्ट टर्म में तुम्हारे 5 चैप्टर थे, सेकंड टर्म में भी तुम्हारे 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर्स में तीसरा, चौथा, सातवां, नौवां और 10वां, ये 5 चैप्टर आएंगे सेकंड टर्म में तुम्हारे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं हम पहले उनको कवर करेंगे। अगर रिवाइज भी करना हुआ, जब तुम्हारे स्कूल अगर खुलते हैं और रिवाइज करना हुआ तो हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, तो पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को लेकर चल रहे हैं, तो हम 10वें से स्टार्ट करेंगे। और 10वें जो चैप्टर है वो है तुम्हारा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, या साधारण भाषा में खेले तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चैप्टर में, अगर 11th में अगर तुमने क्लास ली थी मेरी, तो तुम्हें याद होगा, तुम्हें कुछ फिटनेस के कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, जैसे स्ट्रेंथ क्या होता है, एंड्योरेंस क्या होती है, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। हो सकता है वो काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें याद ना रहा हो, तो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि इनको बढ़ाने के क्या तरीके होते हैं, कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को अगर हमें बढ़ाना है, अपनी इम्प्रूव करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एंड्योरेंस पे हम चल रहे हैं। एंड्योरेंस का मतलब मैंने याद होगा तो तुम्हें बताया था, इसे नॉर्मल भाषा में स्टेमिना कहते हैं। और स्टेमिना क्या होता है, जो देर तक काम कर सकता है या देर देर तक दौड़ सकता है। रनिंग के केस में क्या होगा, जो देर तक दौड़ दौड़ सकता है, वो स्टेमिना कहलाता है। और एंड्योरेंस उसकी टेक्निकल टर्म है। तो स्टेमिना एंड्योरेंस में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम इसकी बिल्कुल परिभाषा पे जाओगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा में ये 3 चीजें ध्यान रखना, कि ये 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो जो भी तुम लार्ज मसल एक्टिविटी करते हो, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है या बॉडी के बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी चीज, वो देर तक होनी चाहिए वो एक्टिविटी। अगर रनिंग कर रहे हो तो रनिंग देर तक, ऐसा नहीं 100 मीटर दौड़े या 200 मीटर दौड़े। इस तरीके से कि 10 मिनट या उससे ज़्यादा दौड़ते हैं तो वो देर की एक्टिविटी मानी जाती है। और तीसरी कंडीशन होती है कि थकने के बाद भी तुम दौड़ते जा रहे हो। तो ये जहाँ पर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, वो एक्टिविटी एंड्योरेंस एक्टिविटी हो जाती है, स्टेमिना वाली एक्टिविटी हो जाती है। क्या 3 चीज़ें रहेगी, एक लार्ज मसल एक्टिविटी हो, दूसरा वो लॉन्गर ड्यूरेशन एक्टिविटी हो, और तीसरा वो थकने के बाद भी करनी है अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। ये जो 3 पॉइंट लिखे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए। तो एंड्योरेंस को हमने पिछली बार पढ़ लिया था, और इसके टाइप्स भी पढ़े थे कि एंड्योरेंस कितने टाइप की होती है।
फिर भी हम यहाँ पर एक रिवीजन कर लेते हैं। एक मिनट। ओके, तो एंड्योरेंस एक्टिविटी के बारे में हमने बात कर ली। ये तीन कंडीशन होनी चाहिए इसके अंदर। इसके बाद क्यों नहीं चल रही है स्क्रीन? ओके, दो टाइप की एंड्योरेंस के बारे में हमने बात की थी। एक तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पर होती है, और एक ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी कि नेचर ऑफ एक्टिविटी का मतलब है किस प्रकार की एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं एंड्योरेंस की, और दूसरा ड्यूरेशन की एक्टिविटी मतलब ये टाइम के आधार पर है। तो तुम इसको बस जान लो ऊपर ऊपर से, अभी तुम्हें शायद ये पूरे तरीके से समझ में ना आए, पर इसको देख लोगे तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। एक तो बेसिक एंड्योरेंस होती है, बेसिक स्टेमिना। ये हर स्पोर्ट्स के लोग करते हैं, चाहे क्रिकेटर हो, फुटबॉल के हो, वॉलीबॉल के हो। तुमने देखा होगा खेलने से पहले वो रनिंग करते हैं कुछ देर तक, कई बार आधे घंटे की, 1 घंटे की वो रनिंग करते हैं। ये हर खेल के लिए जरूरी होती है, इससे बेसिक एंड्योरेंस बनती है। इसके बाद जनरल एंड्योरेंस होती है। जनरल एंड्योरेंस में क्या होता है, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस की जाती है, लगातार की जाती है लेकिन बिना गैप के। और एक होती है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। इसका मतलब है कि किसी खेल कौन किस तरीके का खेल है उसी तरीके की रनिंग करना, तो वो स्पेसिफिक एंड्योरेंस होती है। मान लो कोई मैराथन रनर है और वो मैराथन में दौड़ना चाहता है, तो वो अगर वही हाफ मैराथन वाला अगर 20 किलोमीटर की रनिंग कर रहा है, तो ये 20 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, तो ये स्पेसिफिक एंड्योरेंस बन जाती है। इसी तरीके से अगर 5,000 मीटर वाला जो रनर होता है, वो अगर 5,000 मीटर की रनिंग कर रहा है, तो वो स्पेसिफिक एंड्योरेंस है उसके लिए। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, अब ये क्या है, ड्यूरेशन के बेसिस पर है। अगर 45 सेकंड तक की रनिंग कर रहा है कोई, जिसमें तेज दौड़ना पड़ता है, तो उसे स्पीड एंड्योरेंस कहते हैं। जैसे 400 मीटर की जो रेस होती है, वो स्पीड एंड्योरेंस कहलाती है। शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी 45 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक की। तो 45 सेकंड से 2 मिनट तक की जो रनिंग्स होती है, वो सब शॉर्ट ड्यूरेशन एंड स्टेमिना में आती है। और इसमें आ जाती है 800 मीटर और 1500 मीटर। इसके बाद 2 मिनट से 11 मिनट तक की रेस आ जाती है। 2 मिनट से 11 मिनट के अंदर आ जाती है रेसेस, जैसे 2000 3000 मीटर की, 5000 मीटर जैसी रेसेस आ जाती है इसके अंदर। और लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन स्टेमिना, जो 11 मिनट से ऊपर चला जाता है, जैसे 10,000 किलोमीटर, हाफ मैराथन, या फिर फुल मैराथन, या अल्ट्रा मैराथन। ऐसी सारी एक्टिविटीज जो होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज में हो जाती है। तो इसको बढ़ाने के क्या तरीके होते हैं, मेथड्स क्या हैं इनको डेवलप करने के? 3 तरीके से स्टेमिना बढ़ाया जाता है। पहला है कॉन्टिन्यूस रनिंग करना, कि रनिंग करनी है जिसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। दूसरा तरीका है जिसमें हम ब्रेक के साथ रनिंग करते हैं, इंटरवल रनिंग मेथड कहते हैं इसको। इंटरवल में रनिंग होती है, लेकिन और एक होता है रेपिटेशन मेथड। तो रेपिटेशन में भी और इंटरवल में भी, दोनों में ब्रेक के साथ रनिंग होती है। तो दोनों में अंतर ये होता है कि इंटरवल रनिंग जो होती है, उसके अंदर गैप जो होता है, रेस्ट जो पीरियड होता है, वो कम होता है। जैसे मान लो 400 मीटर के तुमने 4 बार रनिंग करनी है। 400 मीटर का ट्रैक दौड़ना है, एक बार दौड़ के आए, फिर 5 मिनट का रेस्ट, फिर 2 बार दौड़ के आए, फिर दूसरा दौड़ा, फिर 5 मिनट का रेस्ट। तो जो 5 मिनट का जो गैप हो रहा है ना, वो आपका रेस्ट पीरियड है। इंटरवल रनिंग के अंदर जो रेस्ट पीरियड होता है वो कम होता है। रेपिटेशन रनिंग में फुल कंप्लीट रिकवरी दी जाती है, कंप्लीट रेस्ट दिया जाता है। इंटरवल रनिंग में ये समझ रहे हो, जैसे आप 400 मीटर दौड़ के आए, उसके बाद रेस्ट दे रहे हैं, वो रेस्ट पूरी तरीके से आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं हुई और दोबारा से दौड़ा दिया, तो ये इंटरवल रनिंग मेथड कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड।
तो स्लो जो हम कॉन्टिन्यूस रनिंग मेथड करते हैं उसमें भी कई तरीके से रनिंग की जाती है, स्लो कॉन्टिन्यूस की जाती है। अच्छा बेटा, रनिंग के बारे में एक चीज याद रखना, तुम स्पीड का कैसे पता करते हो कि कौन कितना तेज दौड़ रहा है? इसके लिए देखने के लिए हम हार्ट बीट चेक करते हैं कि उसकी दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। अगर उसका दिल धीरे धड़क रहा है तो वो धीरे रनिंग कर रहा है, अगर तेज धड़क रहा है तो वो तेज रनिंग कर रहा है। तो कितनी बीट्स होनी चाहिए, धड़कन की कितनी गति होनी चाहिए, उसके बारे में बताया। अगर आप स्लो कॉन्टिन्यूस रनिंग करना चाहते हो, स्लो कॉन्टिन्यूस रनिंग कर रहे हो, उससे अपना स्टेमिना बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड, तुम्हारा जो दिल होगा वो 1 मिनट में 140 से 160 बार धड़क रहा होगा। अगर तुम फास्ट कॉन्टिन्यूस करते हो तो वो 160 से 180 बार धड़क रहा होगा तुम्हारा दिल। अगर तुम वेरिएबल पेस के साथ करते हो रनिंग तो 140 से 180 बीट्स के साथ धड़क रहा होगा। और एक मेथड होता है फार्टलेक मेथड, इसमें भी 140 से 180 बीट्स के साथ धड़कता है, लेकिन वेरिएबल और फार्टलेक में थोड़ा सा मेथड होता में फर्क होता है। अच्छा, स्लो कॉन्टिन्यूस और फास्ट कॉन्टिन्यूस का तो मतलब यह है कि आप एक ही स्पेस के साथ भाग रहे हो, एक ही स्पीड के साथ भाग रहे हो। जैसे स्लो रनिंग कर रहे हो तो मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हो तो वही करते रहोगे। लेकिन वेरिएबल पेस में क्या होता है, स्लो फास्ट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब आप भाग तो रेगुलर रहे हो बिना गैप के, लेकिन बीच बीच में आप वेरिएशन डाल रहे हो, कभी आप तेज भागे, कभी स्लो भागे, कभी मीडियम भागे, फिर तेज भागे, फिर स्लो भागे, फिर मीडियम भागे। तो ये वेरिएबल पेस रनिंग होती है। और फार्टलेक रनिंग होती है जिसके अंदर आपकी स्पीड अपने आप रेगुलेट होती है, जिस जगह पे दौड़ रहे हो, जिस टेरेन पे दौड़ रहे हो वो रेगुलेट करती है। मान लो तुम जंगल में रनिंग कर रहे हो, किसी फॉरेस्ट एरिया में रनिंग कर रहे हो, तो वहां पे जैसा सरफेस आएगा उसी हिसाब से तुम्हारी रनिंग हो जाती है। अगर मान लो नॉर्मल रोड आ रहा है तो रोड पे तुम्हारी नॉर्मल स्पीड रहती है, लेकिन अगर अप हिल आ जाता है, चढ़ाई आ जाती है, तो चढ़ाई पे तुम्हारी स्पीड कम हो जाती है अपने आप, ढलान आ जाती है, डाउन हिल आ जाता है तो फिर अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। तो फार्टलेक रनिंग मेथड में क्या होगा कि आपकी स्पीड जो होगी वो अपने आप रेगुलेट होगी। अच्छा भाई, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए दोबारा से एक इन्फॉर्मेशन बोल रहा हूँ मैं, अपनी चैट बॉक्स के अंदर अपनी डिटेल डाल देना, अपना नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर, तो तुम्हारी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी। नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर, ये 4 चीज़ें डालनी है। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं लेट, वो इसको जरूर कर ले। इंटरवल रनिंग मेथड पे आ जाते हैं। इंटरवल रनिंग मेथड के अंदर दो ही मेथड है, इंटेंसिव इंटरवल रनिंग मेथड और एक्सटेंसिव इंटरवल रनिंग मेथड। इंटेंसिव का मतलब होता है इसमें ज़्यादा तेज रनिंग करनी है, लेकिन आपको जो ड्यूरेशन होगी वो कम होगी। इंटरवल में मैंने बताया था ना, आपके इंटरवल होते हैं रनिंग के अलग अलग, तो अलग अलग इंटरवल में करने, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिव इंटरवल मेथड होगा उसके अंदर स्पीड ज़्यादा तेज होगी। एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड के अंदर स्पीड कम होगी लेकिन ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। तो ये इंटरवल रनिंग मेथड का ये रहेगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे जब स्कूल में हम मिलेंगे, कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं। और रेपिटेशन मेथड के अंदर क्या होगा, रेपिटेशन होगा, इसमें भी ब्रेक आएगा बीच में, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो 90 से 100% होगी। फुल रिकवरी मिलेगी यहाँ पर, आपको रेस्ट दिया जाएगा पूरा, लेकिन यहाँ पे जब दौड़ाया जाएगा तो पूरी ताकत के साथ दौड़ना पड़ता है। तो ये होता है मेथड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस को अगर तुम्हें डेवलप करना, अपना स्टेमिना डेवलप करना है, तो इसके ये 3 तरीके हैं। इसके बाद स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है कि हमारे मसल्स कितना ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एक बार में, है ना? द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? वेट होता है, वेट जो हम उठा रहे हैं, तो वो कितना ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ कहलाती है। तो 3 तरीके की स्ट्रेंथ होती है मोटा मोटा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है, और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होती है। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, हालांकि ये मैं करा चुका हूँ तुम्हें 11th में, पर दोबारा से डिटेल में सब थोड़ा सा बता देते हैं इसको ब्रीफली। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपको एक रेपिटेशन करना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट उठा सकते हो एक रेपिटेशन में। अगर आपने पावर लिफ्टिंग देखी हो तो पावर लिफ्टिंग के अंदर स्क्वाट लगाते हैं, स्क्वाट के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट रखते हैं, उनको एक ही रेपिटेशन करना होता है और वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट रखते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा वेट इसलिए क्योंकि जो ज़्यादा वेट उठाएगा वही जीत जाएगा कंपटीशन। तो एक रेपिटेशन करना होता है उन्हें। मैक्सिमम स्ट्रेंथ यही होती है, आप एक रेपिटेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट उठा सकते हो। वेट उठाने का मतलब यही है कि आपके मसल्स कितना बल लगा सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या होता है कि तुम्हारे मसल्स कितना ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं लेकिन कम से कम टाइम के अंदर। अगर किसी को ये बॉक्स जंप करना हो या स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करनी हो, है ना? मान लो इस बॉक्स पे चढ़ना, तो वो क्या करेगा, वो झटके के साथ जंप लगाएगा। झटके के बिना वो चढ़ नहीं सकता इसके ऊपर। तो अपना पूरा बॉडी वेट उसके लेग पे, पैरों पे सारा वज़न आ रहा है और वो क्या कर रहा है, उस सारे बॉडी वेट पे एक मिनिमम टाइम के अंदर वो उस पे फ़ोर्स लगाता है, तभी वो इस पे चढ़ पाएगा बॉक्स पे। तो ये बॉक्स का तो एक एग्ज़ाम्पल है। कई बार जो ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग होती है, ये हर्डल पे भी होती है, ये डिस्टेंस के थ्रू भी होती है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो जंप के साथ। और जब इस तरीके से लेग्स पावर फ़ोर्स लगाते हैं, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाते हैं, तो इससे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ती है, इंसान की पावर, लेग्स पावर बढ़ती है। तीसरा है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में ये है कि आप अपने, आपने वेट रखा हुआ है, वेट तो कम रखना है लेकिन आप उस वेट को ज़्यादा से ज़्यादा कितने रेपिटेशन कर सकते हो, कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो अपने बॉडी पर। जैसे ये वेट रखा हुआ है, मान लो अगर ये प्लैंक कर रहा है, प्लैंक एक तरीके की एक्सरसाइज होती है, तो ये इस पोजीशन में कितनी देर तक रुक सकता है। जिसकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ज़्यादा होती है वो ज़्यादा देर तक रुक जाएगा, जिसकी कम होगी वो पहले गिर जाएगा। अगर मान लो ये पुशअप्स भी कर रहा हूँ और ये पुशअप्स भी कर रहा हूँ और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने पुशअप्स लगा सकता है इस तरीके से, तो जो इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होगी वो ज़्यादा पुशअप्स लगा पाएगा। तो ये 3 तरीके की एंड्योरेंस है जिसके बारे में हमने बात की है, मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब देखेंगे कि इसको अगर हमें बढ़ाना हो तो हम किस तरीके से बढ़ाएँगे। तो ये पूरा चार्ट है, ये 3 देख रहे हो ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अगर बढ़ाना है तो ये तरीके हमारे, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो ये इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस से इस तरीके से। अब मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ ये क्या है। ट्रेनिंग जो बनती है, हम ट्रेनिंग करते हैं वो इस तरीके से चार्ट बना के करते हैं। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए थे वो अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल देना, अपना नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर ये ज़रूर लिख देना चैट बॉक्स के अंदर। 1 मिनट, मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए स्क्रीन रोक रहा हूँ। मैं भी तुम्हारी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, तो उम, हाँ जी, तो ये चार्ट रहेगा। अब मान लो तुम्हें अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप करनी है अपनी, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए ये वेरिएबल्स होते हैं जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना। एक तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि टोटल आप कितना वेट उठा रहे हो। वेट ट्रेनिंग के केस में बता रहा हूँ, इंटेंसिटी जब रनिंग कर रहे हैं हम, रनिंग कर रहे होंगे तब उसमें इंटेंसिटी अलग तरीके से मानी जाती है। जब वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जो हम टोटल वेट उठा रहे हैं ना वो इंटेंसिटी होती है हमारी। तो इंटेंसिटी 100 से 175 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि मान लो अगर तुम्हारी कैपेसिटी 100 किलोग्राम वेट उठाने की है तो तुम्हें मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंटेंसिटी के साथ वेट उठाना है, मतलब 100 किलो ही उठाना है, 100 किलो या उससे ज़्यादा ही उठाना पड़ेगा। ओके, दूसरी चीज़ है उसमें रेपिटेशन तुम्हें सिर्फ 1 से 3 करने पड़ेंगे। 1 से 3 बार उठाना है बस। 8 से 3 सेट होंगे और जब 1 सेट हो जाएगा कंप्लीट, तो आप 5 से 10 मिनट का रेस्ट दोगे अपनी बॉडी को। और जो रिदम होती है इसमें स्लो होती है, मूवमेंट स्लो करते हैं। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप करने का तरीका है। ऐसे ही एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को अगर डेवलप करना है तो उसमें इंटेंसिटी 30 से 80% होती है। यानी कि अगर मान लो 100 किलोग्राम तुम्हारी कैपेसिटी है उठाने की, तो तुम्हें मिनिमम 30 किलो उठाना है और मैक्सिमम 80 से ज़्यादा नहीं उठाना है। रेपिटेशन जो होंगे वो 5 से 10 होंगे एक सेट के अंदर और वही 3 से 8 सेट रहेंगे। रेस्ट जो होगा यहाँ पर भी ज़्यादा ही होगा, 5 से 10 मिनट, क्योंकि पावर डेवलप करते हैं तो ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है हमें। और रिदम लेकिन यहाँ पे जो होती है वो फास्ट होती है। इसके बाद स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को अगर डेवलप करना है तो इंटेंसिटी सेम रहेगी, 30 किलो से 80 किलो।
रेपिटेशंस यहाँ पे बढ़ जाएंगे 15 से 30। देख रहे हो क्या हो रहा है? जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो 1 से 3 रेपिटेशन कर रहे थे बस, लेकिन स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के केस में 15 से 30 रेपिटेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्ट्रेंथ के साथ साथ एंड्योरेंस भी है, और एंड्योरेंस क्या था? जो देर तक चलती है एक्टिविटी। स्टेमिना होता है ना एंड्योरेंस, मतलब तुम्हारी ताकत का एंड्योरेंस कितना है, ताकत का स्टेमिना कितना है। तो यहाँ पे ज्यादा रेपिटेशंस होते हैं या ज्यादा ड्यूरेशन होती है। सेट यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे रेस्ट जो होता है वो कम हो जाता है, 1 से 2 मिनट ही। अगर पहले देखोगे यहाँ पे 5 से 10 मिनट रेस्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ में, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में भी 5 से 10 मिनट है, लेकिन यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो जाता है। और रिदम जो है यहाँ पे मीडियम रिदम रहती है। तो ये हो जाता तुम्हारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इस तरीके से स्ट्रेंथ डेवलप होती है। स्पीड पे आ जाते हैं। स्पीड के केस के अंदर स्पीड क्या होती है कि आपको मिनिमम टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर करना है, कम से कम टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो आप, वो आपकी स्पीड होती है। 100 मीटर की रेस देखी है, उसेन बोल्ट 100 मीटर की रेस को जो सबसे तेज कंप्लीट कर लेता वो उसकी स्पीड मानी जाती है। 100 मीटर की रेस जो होती है वो 9 से 10 सेकंड में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी एबिलिटीज। अब टाइप ऑफ स्पीड के बारे में बात करते हैं। 3 तरीके की स्पीड होती है, बताई थी मैंने 11th में भी, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। एक तो है रिएक्शन टाइम, रिएक्शन स्पीड या रिएक्शन टाइम बोल सकते हैं। दूसरा है एक्सेलरेशन एबिलिटी, और चौथा है लोकोमोटर एबिलिटी। तो 100 मीटर की रेस जो होती है, सबसे पहले क्या होता है, जो एथलीट होता है वो स्टार्टिंग ब्लॉक पे बैठा होता है, पैर पीछे लगे होते हैं उसके एक ब्लॉक पे। वो ब्लॉक पे बैठा होता है, एक गन शॉट होता है, गन की आवाज आती है पिस्तौल की, और उसके बाद वो स्टार्ट करता है। तो ये जो गन शॉट होता है ना, गन शॉट का जो सिग्नल होता है, इस पे कौन सबसे ज्यादा तेज रिएक्ट करता है, ये हमारा रिएक्शन टाइम होता है, रिएक्शन स्पीड होती है। ठीक है, ये रिएक्शन टाइम होता है, जो सबसे तेज यहाँ पर रिएक्ट करता है उसको शुरुआत में एडवांटेज मिल जाती है। एक्सेलरेशन एबिलिटी होता है कि स्पीड को बढ़ाना। जैसे तुम लोग स्कूटी बाइक वगैरह चलाते हो तो तुमने देखा होगा, बाइक चलाने के बाद अब वो एक्सेलरेट होती है, एक्सेलरेशन तुम खींचते हो, और उसके बाद बाइक या स्कूटी चलना शुरू हो जाती है, और वो चलते चलते एक टाइम तक उसकी स्पीड बढ़ती है। हालांकि शुरू में रुकी हुई थी, उसके बाद वो चलना शुरू हुई। मान लो 40 किलोमीटर तक तुम ले गए उसको, स्पीड बढ़ाई तुमने 40 50 60 किलोमीटर तक। तो ये जो फेज होता है ना स्पीड बढ़ने का, जहां पर रुकी हुई थी 0 से लेकर 40 तक पहुंची, ये एक्सेलरेशन फेज होता है, तुमने स्पीड बढ़ाई है। और वो इसके बाद होता है लोकोमोटर एबिलिटी। जो स्पीड बढ़ गई मान लो 40 किलोमीटर, अब तुम उसको मेंटेन करके चल रहे हो। जब भी तुम स्कूटी बाइक चलाते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीडोमीटर में भी लिमिट होती है कि इतना ही जा सकती है ये। तो यही होता है, लोको जब स्पीड स्पीड रनिंग कर रहे होते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है, लेकिन एक टाइम तक बढ़ती है। उसके बाद लोकोमोटर एबिलिटी का मतलब होता है उस स्पीड को मेंटेन करके आगे चलना। तो ये हमारी 3 तरीके की स्पीड होती है। 3 तरीके की ये जो स्पीड है, इसको बढ़ाते कैसे हैं? अब जैसे रिएक्शन स्पीड है या रिएक्शन टाइम है, उसको बढ़ाने का क्या तरीका होता है कि हम किसी एक सिग्नल पे बार बार रिपीट करते हैं। सिग्नल जैसे गन शॉट है, अगर आप खो खो खेल रहे हो तो जो टच करके खो बोलते हैं वो तुम्हारा सिग्नल है। ठीक है, सेंसोमोटर एबिलिटी यानी कि तुम अलग अलग तरीके के सेंसेस यूज कर रहे हो, जैसे आंखों से, जैसे मान लो कि कोई लाइट जल रही है, अगर रेड लाइट जलेगी तो तुम्हें रुक जाना है, अगर ग्रीन लाइट जलती है तो तुम्हें स्टार्ट भागना है, या किसी भी तरीके की लाइट जलती है तो लाइट जलते ही तुम्हें रनिंग कर शुरू कर देनी है। तो ये होती है सेंसोमोटर एबिलिटी। ये तो हो गया देखने का। अगर गन शॉट होती है तो वो कान से यूज करते हैं, वो कान की अलग सेंस है हमारी। भाई जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता रहा हूँ, अपनी अटेंडेंस जरूर दे देना। ठीक है, अपनी उसमें डाल देना चैट बॉक्स के अंदर। बेटा ये जूम का जो ये है अनपेड वर्जन है, 40 मिनट बाद क्लास बंद हो जाती है इसके अंदर, ये बंद हो जाता है अपने आप। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा लिंक, ग्रुप के अंदर भेज दूंगा दोबारा से लिंक। 5-10 मिनट के लिए हम दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा होगा अभी कि ये मैं बोलता रहूं और ये अचानक से बंद हो जाए, तो मैं आप लोगों को दोबारा से लिंक भेज दूंगा, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना।
तो सेंसर मोटर एबिलिटी के बाद अगली आ जाते हैं यूजिंग डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि जो मूवमेंट का तरीका है वो हम डिफिकल्ट करके कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने बॉडी वेट, वेट जैकेट होती है, बॉडी वेट बांध दिया हमने और उसको बोला अब रिएक्ट करना है किसी सिग्नल पे, ठीक है, तो ये तरीका है। एक्सेलरेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करने का तरीका होता है एक्सेलरेशन रन करना। एक्सेलरेशन रन में क्या होता है, 30 से 40 मीटर की रेस करनी होती है। मान लो अगर 100 मीटर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो 100 मीटर की पूरी तैयारी नहीं करते, बस 30 से 40 मीटर तक दौड़ते हैं। 30 से 40 मीटर दौड़ने से क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन बढ़ाने का तरीका आप इम्प्रूव होगा, एक्सेलरेशन का तरीका इम्प्रूव हो जाता है। ओके, दूसरा है इसके अंदर इन एंड आउट रनिंग करना। मान लो अगर 200 मीटर की आप रनिंग करना चाह रहे हो और उसको 4 से 5 जोन में डिवाइड कर देते हैं, 40-50 मीटर के, ठीक है, 30 से 60 मीटर के जोन, अलग अलग जोन बना देते हैं और उसमें अलग अलग जोन में अलग अलग स्पीड के साथ रनिंग करते हैं, स्लो फास्ट इस तरीके से। तो इससे एक्सेलरेशन इंप्रूव होती है। डिफरेंशियल जोन होता है, 200 मीटर की मान लो रेस है और 25 सेकंड में आप उसे कंप्लीट करते हो, तो 100 मीटर के 2 जोन बना दिए हमने। एक को 12 सेकंड में कंप्लीट करना, दूसरे को 13 सेकंड में कंप्लीट करना, तो ये डिफरेंशियल जोन का तरीका है। लोकोमोटर एबिलिटी या स्पीड ऑफ मूवमेंट को इम्प्रूव करने का क्या तरीका रहेगा, बाय रिपीटिंग मूवमेंट, बार बार उसको रिपीट करना, बार बार रिपीट करना पोजीशन को। जो मूवमेंट कर रहे हो उसको इजी कंडीशन में करना, जैसे कि डाउन हिल रनिंग करना। तो डाउन हिल रनिंग करने से तुम्हारी स्पीड ज़्यादा तेज हो जाती है, इससे लोकोमोटर एबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी अगली चीज़ है रनिंग विद रिदम। कई बार लोग रिदम के साथ रनिंग करते हैं, तो जैसे कोई बीट्स बज रही है या बैंड बज रहा है उसके साथ साथ दौड़ना, और जितनी ज़्यादा तेज बीट्स हो जाती है उतने ज़्यादा तेज दौड़ने लग जाता है एथलीट। तो ये हो गया स्पीड को बढ़ाने के तरीके। इसके बाद आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी थी क्या थी कि कोई एथलीट किसी मूवमेंट को कितनी ज़्यादा रेंज तक कर सकता है। 3 तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि भाई तुम खुद अपने आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, कितना ज़्यादा अपने शरीर को मोड़ सकते हो, तुम्हें कोई हेल्प नहीं करा रहा है, तो ये होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, कोई बाहरी मदद नहीं है। लेकिन पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में कोई तुम्हें पकड़ के खींच रहा है ना, तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, मूवमेंट के साथ तुम कितना ज़्यादा रेंज अचीव कर सकते हो। तो ये पैर जैसे जितना ऊपर तक जा रहे हैं और जितना पीछे तक जा रहे हैं, ये इतनी रेंज आती है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी में। तो इस तरीके की जो फ्लेक्सिबिलिटी अचीव होती है उसे डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। बेटा जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं अपने चैट बॉक्स में डिटेल डाल देना, अपना नाम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर, तुम्हारी अटेंडेंस हो जाएगी। अब क्या तरीके हैं जो जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि किन किन वजहों से फ्लेक्सिबिलिटी कम या ज़्यादा होती है इंसान की। जिस तरीके का जॉइंट होता है उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनकी रेंज कम होती है। लिगामेंट जितना लचीलादार होगा उतनी ज़्यादा हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मसल फाइबर जितने ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। अगर मसल्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। उम्र, छोटी उम्र के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। बच्चों को देखा होगा अपनी किक खोल लेते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वो किक खोलने में प्रॉब्लम आती है। तो ये एज का भी फ़र्क होता है, एज कम होगी। फीमेल जो होती है, जेंडर फीमेल होती है, उनकी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेल के तुलना में। बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी गर्म होती है तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब बॉडी ठंडी होती है तो कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर कोई इंसान थका हुआ है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन अगर वो थका हुआ नहीं है, एक्टिव है, तो फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर वो इमोशनली डाउन है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर वो इमोशनली साउंड है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक रहेगी। सुबह सुबह के टाइम में जब हम सो के उठते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। शाम आते आते जब हम थक जाते हैं तो दोबारा से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है, एक्टिव तरीका है। सबसे पहले कि खुद ही अपने आप को स्ट्रेच करना, अपने जितना ज़्यादा आप खींच सकते हो जॉइंट को खींचना और उसके बाद होल्ड करना, तो एक ये एक्टिव तरीका है।
डायनामिक तरीका भी हो सकता है जो अभी बताया था, जैसे पैरों की मूवमेंट चल रही थी। डायनामिक या बैलिस्टिक मेथड कहते हैं मूवमेंट के साथ कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव किया जा सकता है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में कोई बाहरी या इंसान आपकी हेल्प कर रहा होता है, आपको पकड़ के खींच रहा है या आपके जॉइंट को मोड़ रहा है, तो इसे कहते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये तरीका होता है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का। एक कंबाइंड मेथड होता है जो जिसे प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन कहते हैं। इसके बारे में मैं तब बताऊंगा जब हमारी ऑफलाइन क्लास हो रही होगी। अभी क्लास चल रही है हमारी? हाँ चल रही है अभी। ओके, एक बार मैं दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि तुम लोगों के बारे में मेरे को पता हो। तो बेटा 1 मिनट रह गई है, ये क्लास खत्म हो जाएगी। मैं दोबारा से एक्चुअली इसको खत्म करके और दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप से तुम दोबारा ज्वाइन कर लेना। इस क्लास को मैं अभी खत्म करके दोबारा भेज देता हूँ, वरना ये 1 मिनट में अपने आप ही बंद हो जाएगी।